चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये इनकम टैक्स में हमने वेरियस इनकम्स पढ़ी हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नाउ आज हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये अदर सोर्सेस की इनकम क्या होती है? देखिए, जो भी इनकम सैलरी में नहीं आती, जो भी इनकम रेंटल इनकम नहीं होती, जो भी इनकम सेल ऑफ प्रॉपर्टी के गेन से नहीं होती, जो भी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होती, वो सब इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होती है। मतलब चार चीज़ों को हटा दें, जो हमारी पांच मेजर इनकम्स हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, उनमें से चार को हटा दें तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बहुत सारे इनकम्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। जैसे सबसे पहले जो इनकम सोर्स आती है वो आता है डिविडेंड। अब ये जो डिविडेंड है ना, इसमें भी देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसी डिविडेंड हैं जो टैक्सेबल हैं और कुछ ऐसे डिविडेंड हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं। अब टैक्सेबल डिविडेंड जो हैं वो कौन कौन से डिविडेंड हैं? जैसे डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई जाती है? सर्विस मोटिव के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और यदि ये किसी भी तरह का डिविडेंड देती हैं तो दैट डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होता है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में से कोई भी पार्ट यदि हम देते हैं अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, तो वो डिविडेंड कहता है। कुछ भी अमाउंट आपने प्रॉफिट का वो पार्ट जो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स को, वो डिविडेंड है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यदि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, और यदि वो डिविडेंड देता है तो वो भी टैक्सेबल होता है। तो डिविडेंड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो टैक्सेबल रहती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिविडेंड रहते हैं जो टैक्सेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि जैसे कि डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। कंपनी की बात हो रही है यहाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं हो रही। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंडियन हो सकती है लेकिन वो टैक्सेबल है। लेकिन डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, कोई भी आप रिसीव करते हैं किसी भी कंपनी से डिविडेंड, तो वो एग्जम्प्ट होता है। अब वो क्यों एग्जम्प्ट होता है? यदि आप किसी कंपनी के डिविडेंड पे टैक्स लगा देंगे तो लोग तो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे उन कंपनीज में, क्योंकि उनको पता है कि हमने कोई भी इनकम यदि हमें मिली, हमें प्रॉफिट का कोई भी पार्ट मिला कंपनी की तरफ से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने लोग इन्वेस्ट करें कंपनीज के अंदर, शेयर मार्केट में जाके मनी लगाएं, उसको बढ़ावा देने के लिए जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं उस डिविडेंड को टैक्स फ्री कर रखा है। तो कोई भी इंडियन कंपनीज के आप शेयर्स खरीदते हैं और वो कंपनी यदि आपको फ्यूचर में डिविडेंड देती है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट देती है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है ना? और उस पर जो डिविडेंड है वो एग्जम्प्ट भी है। इसी तरह से डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स। ये यूनिट्स जो होती है ना, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स से जो भी डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड कंपनी से, वो भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है, तो उस पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इनकम आया वो आया डिविडेंड। अब सेकेंड जो सोर्स आता है इसमें वो होता है इंटरेस्ट इनकम। अब देखिए, इंटरेस्ट ना कई तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट। यदि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो वो एग्जाम्प्ट होगा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए एक जगह ऐसा लिखा रहता है इंटरेस्ट ऑन टैक्स लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये टैक्स लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना, ये टैक्सेबल होता है। टैक्स लेस मतलब ऑलरेडी इसमें टैक्स डिडक्ट हो चुका है, लेकिन आपको इसका ग्रॉस अमाउंट चाहिए, तो वो तो टैक्सेबल इनकम के अंदर ही आता है।
यदि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखा है तो ही वो एग्जाम पे, अदरवाइज लेस टैक्स लिखा है, टैक्स लेस सिक्योरिटी लिखा है तो वो टैक्सेबल माना जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट की हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटीज। कमर्शियल सिक्योरिटीज की जब हम बात करते हैं, सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट्स, तो उसमें हमारे पास डिबेंचर्स आते हैं। ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक लिस्टेड डिबेंचर्स हो सकते हैं और एक अनलिस्टेड डिबेंचर्स हो सकते हैं। ये लिस्टेड डिबेंचर्स हो या अनलिस्टेड डिबेंचर्स हो, इसमें कोई भी इंटरेस्ट इनकम अप टू 5,000 रुपीज जो है, कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं वो 5,000 रुपीज में आपको टैक्स लगेगा, टैक्सेबल रहेगा एज इट इज, जैसा जितना भी अमाउंट दे रखा है। ठीक है? यदि इसमें कोई भी ऐसा अमाउंट आया जो 5,000 से ऊपर है और नेट अमाउंट दे रखा है, कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट इनकम मोर देन 5,000 rupees and the amount is given net, यदि नेट अमाउंट गिवन है और 5,000 से ऊपर अमाउंट है, देन वी विल ग्रॉस अप दैट अमाउंट। ग्रॉस अप का मतलब ये होता है कि जो इंटरेस्ट इनकम होती है ना, उस पे टैक्स डिडक्ट होता है। कितने का टैक्स डिडक्ट होता है? 10% का टैक्स डिडक्ट होता है। और यदि आपने कोई भी इंटरेस्ट इनकम रिसीव करी कमर्शियल सिक्योरिटीज से, कमर्शियल सिक्योरिटीज में क्या आता है? कमर्शियल सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स आते हैं जो लिस्टेड और अनलिस्टेड हो सकते हैं। 5,000 रुपीज तक का कोई भी इंटरेस्ट है तो वो 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट तो एज इट इज आ जाएगा। 5,000 से जो भी ज्यादा इंटरेस्ट आप रिसीव करते हैं ना, उस पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 10% का टैक्स डिडक्ट होता है। तो यदि आपको कोई भी अमाउंट ऐसा दे रखा है जो नेट अमाउंट है और 5,000 से ज्यादा अमाउंट है, तो हम उसको ग्रॉस अप करते हैं। वो ग्रॉस अप कैसे करते हैं कि जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 करके ग्रॉस वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी, और वो जो ग्रॉस वैल्यू है वो हम फिर लिखते हैं। देखो सिंपल सा चीज है, आपको एक इंटरेस्ट मिला डिवेंचर्स के ऊपर 4,000, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि 4,000 रुपीज का जो अमाउंट है उस पर टैक्स तो डिडक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एक टैक्स कब डिडक्ट होता है? जब आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 5,000 से ज्यादा मिलता है। तो 5,000 से नीचे वाले अमाउंट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ग्रॉस है कि नेट है, क्योंकि वो अमाउंट ग्रॉस ही होने वाला है, क्योंकि उस पर टैक्स कटना ही नहीं है। लेकिन यदि अमाउंट 5,000 से ज्यादा मिला तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि ये अमाउंट है, ये ग्रॉस अमाउंट है कि नेट अमाउंट है। क्योंकि यदि आप वो नेट अमाउंट है तो आपको उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है कि टोटल अमाउंट कितना था। नेट अमाउंट का मतलब ये है कि टैक्स कटने के बाद का अमाउंट, तो हमें टैक्स कटने से पहले का अमाउंट चाहिए। टैक्स कितना है? 10% का टैक्स है, तो कट के वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90%। तो हम उसको वापस 100% पे कन्वर्ट कर देंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 करके। इसी तरह से एक इंटरेस्ट इनकम होती है जो होती है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। जो बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसमें भी यही रूल है, उसमें भी टैक्स डिडक्ट होता है 10% के रेट से। जितना भी इंटरेस्ट होता है ना, उस पर 10% का डिडक्ट होता है। वो जो टैक्स डिडक्ट होता है वो इंटरेस्ट में कब होता है डिडक्ट? यदि अप टू 10,000 है तो टैक्सेबल है वो एज इट इज, क्योंकि तब तक टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। जब वो अमाउंट मोर देन 10,000 हो जाता है एंड अमाउंट इज नेट, तब उस पर टैक्स डिडक्ट हो चुका होगा। क्योंकि 10,000 से ऊपर यदि इंटरेस्ट मिला बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे आपको, तो बैंक आपके इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करेगी, उसको भी आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो यदि उसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा तो आप ग्रॉस अप का वही फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि 10% का टैक्स डिडक्ट होगा।
डिबेंचर में 5000 से ऊपर पे टैक्स डिडक्ट होता है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि 5000 से ऊपर यदि कोई अमाउंट है तो वेदर इट इज नेट और ग्रॉस। यदि वो ग्रॉस अमाउंट है तो एज इट इज लिख दीजिए, यदि वो नेट अमाउंट है तो उसको कन्वर्ट करिए। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो लिमिट है वो 10,000 की है। 10,000 से ज्यादा का यदि इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में, यदि वो नेट में दिया हुआ है तो। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से इंटरेस्ट आते हैं? अब इसके अलावा यदि हम इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे पास एक इंटरेस्ट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। ये कंपनी डिपॉजिट क्या होता है? जैसे आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं ना एफडी, वैसे ही कंपनी वाले भी फिक्स डिपॉजिट लेते हैं लोगों का, तो वो जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना उसको कंपनी डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कहलाता है। एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, बैंक में की बजाय कंपनी में हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। इसमें भी जो लिमिट है ना वो अप टू 5,000 तक तो कोई टैक्स नहीं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अप टू 5,000 तक का जो भी अमाउंट है वो टैक्सेबल है एज इट इज। मतलब 4,000 है तो 4,000, 3,000 है तो 3,000, 5,000 है तो 5,000 तक चल जाएगा। लेकिन यदि मोर देन 5,000 तो उस केस में यदि नेट दे रखा है एंड द अमाउंट इज नेट देन ग्रॉस अप, तब हमें उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। और ग्रॉस अप करने का वही फॉर्मूला इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90। तो देखिए क्या है, तीन तरह के मैंने आपको इंटरेस्ट बताए जिसके ऊपर आपको ग्रॉस अप करना पड़ रहा है। टोटल हमने 5 तरह के इंटरेस्ट जो है वो डिस्कस करें। पहला इंटरेस्ट जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे था वो एग्जाम था। दूसरा लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे था, वो टैक्सेबल था एज इट इज। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटीज जिसमें डिवेंचर्स आते हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड। और मैंने आपको ये बताया कि 5,000 रुपए तक के उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, 5,000 से ऊपर उस पर 10% का टैक्स लगता है। इसलिए यदि आपको कोई इंटरेस्ट दे रखा है 5,000 से ऊपर का तो उसको, और वो अमाउंट नेट दे रखा है मतलब आफ्टर टैक्स दे रखा है, यदि ग्रॉस लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ग्रॉस नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो अमाउंट नेट है, क्योंकि 5,000 से ऊपर टैक्स कटेगा ही कटेगा, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये समझे कि यदि कुछ नहीं लिखा है तो भी हम उसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो नेट अमाउंट ही है और उसको हमें कन्वर्ट करना है ग्रॉस के अंदर। कब करना है? जब वो अमाउंट उसकी लिमिट से ज्यादा है। लिमिट कितनी है? डिबेंचर्स में लिमिट 5,000 की है, फिक्स डिपॉजिट में लिमिट 10,000 की है और कंपनी डिपॉजिट में लिमिट 5,000 की है। तो उससे ऊपर का यदि लिमिट से ऊपर का कोई भी अमाउंट है और कुछ नहीं लिखा है या नेट लिखा है तो आप उसको ग्रॉस अप करेंगे, और यदि ग्रॉस लिखा है तो एज इट इज ही लिख देंगे। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम्स हैं ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। इंटरेस्ट में कुछ कैटेगरीज आ गई। डिविडेंड हमने देखा था इससे पहले, वो डिविडेंड में भी हमने देखा कि यदि इंडियन कंपनी से कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है। म्यूचुअल फंड से कोई डिविडेंड मिलता है जिसको हम यूनिट्स कहते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट है। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड दे रही है तो वो टैक्सेबल है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती हैं, जैसे लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम जो है उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि लॉटरी इनकम में भी कई बार क्या होता है ना, क्रॉस अप की लिमिट होती है, क्योंकि अप टू 10,000 तक तो वो टैक्सेबल रहता है एज इट इज, क्योंकि तब तक कोई टैक्स इसमें नहीं काट रहे हैं। तो जितना अमाउंट है उसको अपन ने अपनी इनकम में जोड़ दिया। लेकिन यदि अमाउंट इज मोर देन 10,000 देन वी नीड टू ग्रॉस इट अप। और ग्रॉस वैल्यू की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, जितने भी गैम्बलिंग नेचर के इनकम्स होते हैं ना, अदर देन इंटरेस्ट इनकम जो भी है हमारे गैम्बलिंग नेचर के, जैसे लॉटरी या हॉर्स रेस, उसमें जो लिमिट है ना, जो भी आपको इनकम हुई है लॉटरी की उस पे आप 30% का टैक्स डिडक्ट करते हैं। तो जब आप ग्रॉस अप करेंगे तो उसको डिवाइड बाय 70 करेंगे, क्योंकि यदि वो नेट अमाउंट है तो ऑलरेडी वो अमाउंट टैक्स डिडक्ट के बाद का होगा, और टैक्स कटा होगा इसमें 30% का टैक्स डिडक्ट होता है। तो उसको ग्रॉस अप करने के लिए इसको हमने इंटू 100 डिवाइड बाय 70 करा। इसी तरह से हम बात करें हॉर्स रेस की, तो हॉर्स रेस में भी अप टू 10,000 तक तो उस अमाउंट को हम एज इट इज लिख देते हैं।
जितना भी अमाउंट हमें दे रखा है वो टैक्सेबल है एज इट इज। और यदि वो अमाउंट मोर देन 10,000 है तो उस केस में हमको उसको क्रॉस अप करना रहता है एंड इट इज नेट। ऑब्वियस ही बात है कि वो नेट दिया हुआ है तो हमें उसको ग्रॉस अप करना है। और वो ग्रॉस अप करने के लिए उसमें भी हमें इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 करना पड़ेगा। उसमें भी जो टैक्स डिडक्शन है वो 30% के रेट से। तो इंटरेस्ट में टैक्स डिडक्शन 10% था तो हमने डिवाइड बाय 90 किया था। यहाँ पे टैक्स डिडक्शन 30% है तो उसको हम ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 70 कर रहे हैं। जब भी आपको कोई भी अमाउंट, जहां जहां मैंने ये अमाउंट्स लिखे हैं इस लिमिट के अंदर हैं तो उसको एज इट इज लिख देना है। लिमिट के बाहर है तो देखना है कि अमाउंट नेट है तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। यदि ग्रॉस है तो एज इट इज लिख देना है। यदि कुछ भी नहीं लिखा है कि ग्रॉस है कि नेट है और अमाउंट उस लिमिट से ज्यादा जा रहा है तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि अमाउंट नेट होगा क्योंकि ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही वो अमाउंट आया होगा। तो ये हमने कुछ ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़े जिसमें कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ रूल्स थे। अब जो सेकंड हम पार्ट पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का नेक्स्ट, उसमें आपको कुछ और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो हम टैक्सेबल करते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फाइनली आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जो लेक्चर्स हैं ये थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे होंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो दे सकूँ। धीरे धीरे मैं इन टॉपिक्स के ऊपर इनके न्यूमेरिकल्स के जो हैं उनके वीडियोस भी शेयर करूंगा आपसे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए क्योंकि रोज पढ़ेंगे तो ही फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।